ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और अपन क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रखा था। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी प्रतिरोधों के संयोजन की बात की थी। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब अपन बात करते हैं किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 5 प्रतिरोधों का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया था, 5 प्रतिरोधों का। तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहली बात तो ये कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। जैसे कई बार अपने को प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से दिया हुआ मिलता है कि वहां अपन समझ नहीं पाते कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन से समांतर क्रम में है। तो वहां पे अपन लगभग 99% केस में किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्लियर है बच्चों। कई बार क्या होगा, जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो अपने को कॉम्प्लेक्स रूप में दिया हुआ मिलेगा, यानी वहां पर अपन समझ नहीं पाते कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से समांतर क्रम में है। तो वहां पे अपन लगभग किसका यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये 5 प्रतिरोधों का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। अब ये पांचों प्रतिरोध कैसे जुड़े होते हैं, ध्यान से देखो। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये प्रतिरोध आपके पास इस तरीके से जुड़े रहते हैं। और एक यहां बीच में प्रतिरोध लगा होगा, इसको मैंने बोला है R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। अब इस पूरे संयोजन को अपन क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये रोजी बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस, यहां से विभवांतर कितना मिलेगा बच्चों, V मिलेगा। तो ये अपने पास 5 प्रतिरोधों का संयोजन है, R1, R2, R3, R4 और इसको बोल दो आप R5। अब इसमें देखो बच्चों, दो चीजें अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी, इसको A नाम दे दो, इसको B, इसको C और इसको D नाम दे दिया। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यदि आपके पास इस R5 के अंदर धारा का मान 0 हो जाए, ध्यान से देखो, इस बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, ध्यान से देखना, इस बैटरी से धारा कितनी होगी, मान लो I। अब इस वाले बिंदु पर आकर ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, इसको बोल दो I1 और इसको बोल दो I2। अब इस वाले पॉइंट पर देखो, धारा फिर से दो भागों में बटेगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे नीचे देखो, ये धारा D तक पहुंचेगी और एक धारा यहां से वापस R4 से होती हुई अपने को करंट वापस कितना मिल जाएगा, I मिल जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है बच्चों वो क्या है कि यदि प्रतिरोध R5 में धारा 0 हो, R5 में धारा क्या हो, 0 हो, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, यानी दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी R1 और R2 का अनुपात और R3 R4 का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बच्चों अपन बोलते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, संतुलन अवस्था बोलते हैं। क्लियर है। अब ये दोनों स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो दोनों तरीके से लागू होगा कि यदि आपके पास R5 में धारा 0 हो तब ये अनुपात लिख सकते हैं अपन, या उल्टा बोल दो कि जब ये अनुपात बराबर होगा तो इस R5 में धारा का मान क्या हो जाएगा, 0।
इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेतु की संतुलन अवस्था। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि इस R5 में धारा का मान 0 है, और धारा का मान 0 कब होगा, जब देखो ये प्रतिरोध इसका एक सिरा B पर जुड़ा हुआ है और एक सिरा D पर जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, इस प्रतिरोध का एक सिरा B पर जुड़ा हुआ है और एक सिरा D पर। तो धारा किसके कारण प्रवाहित होती है बच्चों, धारा किसके कारण प्रवाहित होगी, विभवांतर के कारण। किसके कारण प्रवाहित होती है, विभवांतर के कारण। मान लो मेरे पास ये एक चालक तार है AB, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा। बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, बैटरी यहां पर विभवांतर उत्पन्न करेगी, और विभवांतर कितना है, V। अभी विभवांतर विभवांतर V कब आता है, ध्यान से देखो, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसको अपन उच्च विभव टर्मिनल बोलते हैं, और माइनस वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं, निम्न विभव टर्मिनल। तभी तो विभवांतर बनेगा। यानी अपन ऐसे बोले कि ये बैटरी यहां पर V विभवांतर उत्पन्न करेगी और यहां पर 0, तभी तो V - 0 विभवांतर V आएगा बच्चों। क्लियर है इतनी सी बात। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये चालक है और इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है इधर से, तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यानी इस वाले सिरे का विभव ज्यादा होगा, इस वाले सिरे का विभव कम होगा। तो मैंने कहा इस बैटरी जोड़ने से इस वाले सिरे का विभव कितना है, V, और इस वाले का आप 0 मान लो, तभी तो विभवांतर कितना बचेगा बच्चों, V - 0 = V। अरे बैटरी V विभवांतर उत्पन्न करती है, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि यहां पर V बनेगा, यहां पर 0, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V - 0 = V हो जाएगा। और इस विभवांतर के कारण ही आपके पास क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। देखो, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होने का सबसे जो मेन रीजन है वो क्या है, विभवांतर है। आप बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी क्या करेगी, विभवांतर उत्पन्न कर देगी, और इस विभवांतर के कारण यहां पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब ध्यान से देखो, यदि मैं बोलूं कि A और B का विभव समान हो जाए, मान लो इसका भी V और इसका भी V हो जाए, तो विभवांतर V - V कितना हो गया, 0। क्या अब धारा प्रवाहित होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस बार यहां पर विभवांतर नहीं है, और विभवांतर नहीं है तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर अपन R5 की बात करें, तो R5 के अंदर धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि B और D इन दोनों बिंदुओं का विभव क्या है, समान है, और समान विभव होने का मतलब विभवांतर 0 हो गया। तो अपन मान लेते हैं कि इस B बिंदु का विभव कितना है, x, और D बिंदु का विभव भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को अपन प्रूव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे आया। तो अपन ने बोला कि R5 के अंदर धारा 0 कब होगी, जब B और D बिंदु का विभव समान होगा। यानी ये जो प्रतिरोध है उसका एक सिरा B से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा D से जुड़ा हुआ है। तो B और D का विभव अगर समान हो जाए तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0, और विभवांतर 0 होते ही धारा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहां से अपन ने इसका विभव x मान लिया, तो इसका विभव भी कितना हो गया, x। अब इस बैटरी के दोनों टर्मिनल देखो कहां पे जुड़े हुए हैं, एक तो A से जुड़ा हुआ है, एक C से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी का विभवांतर कितना है, V। मतलब यहां पे तो बनेगा V और यहां पे क्या बनेगा, 0, तभी तो विभवांतर क्या बनेगा, V बनेगा बच्चों। क्लियर है इतनी सी बात। अपन ने बोला कि B और D का विभव तो समान है, तो दोनों को x मान लिया अपन ने, और A और C के बीच विभवांतर कितना है, V है, तो इसका तो V हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस R1 प्रतिरोध की बात करूं तो R1 प्रतिरोध में धारा की दिशा ये है बच्चों, ध्यान से देखो, धारा की दिशा ये है। R5 में तो अपन ने धारा 0 कर दी है बच्चों, ध्यान रखना। R5 के अंदर धारा कितनी है, 0 है। तो देखो ये I1 धारा B से होती हुई इसमें भी I1 ही रहेगी क्या,
और ये I2 धारा इस D से होती हुई R4 के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे भी धारा कितनी रहेगी, I2। तो अब इस R1 प्रतिरोध की बात करें तो R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। देखो धारा A से B की ओर जा रही है, A से B की ओर, तो विभवांतर V ज्यादा है, अक्ष कम है। देखो विभव V ज्यादा है, अक्ष कम है, तभी तो विभवांतर बनेगा। यानी अपन क्या लिख सकते हैं कि यहां का विभव V है, यहां का विभव अक्ष है। तो देखो अगर अपन बात करें किसकी, V माइनस अक्ष, विभवांतर आ जाएगा बच्चों। यहां का विभव V है, यहां का विभव अक्ष है, तो यहां पर विभवांतर कितना होगा, I1 इंटू R1। बोलो बच्चों यही होगा क्या, V इक्वल्स टू IR होता है, या तो ऐसे तो बोलते हैं देखो डेल V इक्वल्स टू IR, यही तो था ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों यही तो है, डेल V इक्वल्स टू IR, यानी विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, R, जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं। तो डेल V क्या हो जाएगा इसके लिए, V माइनस अक्ष। डेल V क्या है बच्चों, V2 माइनस V1, विभवांतर ही तो है। तो यहां पर विभवांतर कितना बना, V माइनस अक्ष इक्वल्स टू I1 इंटू R1। ऐसे ही देखो अपन बात करें किसकी, R2 प्रतिरोध की, तो R2 प्रतिरोध में धारा कितनी है, I2, और इसकी दिशा A से D की ओर, यानी यहां पर भी विभव V है और D पर भी बिंदु विभव कितना है, अक्ष। तो इसके लिए विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, V माइनस अक्ष इक्वल्स टू I2 इंटू R2, लिख सकते हैं ऐसा। देखो R2 प्रतिरोध के लिए यहां का विभव V है, यहां का विभव अक्ष है, तो विभवांतर कितना बन जाएगा, V माइनस अक्ष। अब बात यह है कि V माइनस अक्ष क्यों किया अपन ने, अक्ष माइनस V क्यों नहीं किया। तो मैंने क्या कहा था कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, मतलब धारा की दिशा A से D की ओर है, तो V ज्यादा होगा, अक्ष कम होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे अपन, V माइनस अक्ष, विभवांतर आ जाएगा अपने पास। चलो ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, R3 प्रतिरोध की। तो R3 प्रतिरोध के लिए देखो धारा किधर जा रही है, B से C की ओर, और धारा है कितनी, I1, तो यहां का विभव अक्ष, यहां का विभव 0, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, अक्ष माइनस 0 इक्वल्स टू I2 इंटू R3, यही बनेगा बच्चों। देखो अक्ष विभव ज्यादा है, ये 0 है, धारा की दिशा भी B से C की ओर है, तो अक्ष माइनस 0 इक्वल्स टू I1 है ना, I1 है बच्चों, I1 इंटू R3, I1 इंटू R3। चलो बात करें किसकी, R4 प्रतिरोध की। इसमें धारा की दिशा देखो D से C की ओर है, और D का विभव कितना है, अक्ष, और C का विभव कितना है, 0, तो यहां से अक्ष माइनस 0, फिर से अक्ष माइनस 0, तो क्या बनेगा, I2 इंटू R4। बोलो क्लियर है। अपन ने बोला कि B और D का विभव 0 है, तो I5 में तो करंट 0 हो गया, इसमें तो कोई धारा नहीं जाएगी, I5 के अंदर धारा नहीं जा रही है, तो ये अपन ने विभवांतर लगा दिया यहां पर। अब अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं और समीकरण 3 को 4 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो V माइनस अक्ष अपॉन V माइनस अक्ष इक्वल्स टू I1 R1 अपॉन I2 R2, लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, I1 R1 अपॉन I2 R2। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1, तो 1 इक्वल्स टू I1 R1 अपॉन I2 R2। एक तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास। एक अपन 3 को 4 से भाग दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन 4। तो अक्ष माइनस 0 है, तो अक्ष अपॉन अक्ष इक्वल्स टू I1 R3 अपॉन I2 R4।
यहां से भी देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास I1R3 इक्वल्स टू I2R4 इक्वल्स टू 1 बचेगा। ये समीकरण आपके पास दूसरी मिल गई। अब देखो ये दोनों 1 के बराबर है, ध्यान से देखो दोनों 1 के बराबर है ना, तो इनका ये वाला भाग बराबर लिख सकते हैं क्या? तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो दोनों इक्वेशन 1 के बराबर है, तो इसको मैंने लिख दिया I1R1 अपॉन I2R2 इक्वल्स टू I1R3 इक्वल्स टू I2R4। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी बात? यही प्रूव करना था अपने को, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। अब देखो इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं अपन? जैसे R1 R2 R3 दे दिया, R4 नहीं दिया, तो इस वाले इक्वेशन से अपन R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो नहीं निकाल सकते क्या? कोई से भी 3 देकर एक पूछ सकता है आपको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कहां पे करते हैं अपन? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। दूसरी बात, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कौन सी होती है? कि यदि प्रतिरोध R5 में धारा क्या हो, 0 हो, तो ये अनुपात बराबर होगा। या अपन इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी के अंदर ये अनुपात बराबर है तो R5 में धारा क्या हो जाएगी? 0। तो ये था बच्चों व्हीटस्टोन सेतु। अब इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो नोट करो। चलो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो इसमें ये मान लो 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और इसको आप बोल दो 1 ओम। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। ये आपके पास 5 प्रतिरोध है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। कुछ व्हीटस्टोन सेतु की तरह लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में इस बीच वाले को हटाने के लिए अब अपन क्या करते हैं, इनका अनुपात चेक कर लेते हैं। तो देखो 2/1 और इधर से 4/2, तो ये कितना आ रहा है 2:2। देखो R1/R2 बराबर R3/R4, अनुपात बराबर आ रहा है, और बराबर आ रहा है मतलब इस वाले को अपन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को हटा दो,
देखो व्हीट स्टोन सेतु का ये काम बहुत अच्छा है। अपन ने बोला कि ये वाला इधर वाला देखो दोनों 2/1 और 4/2, यानी इसको तो आप R1 बोल दो, ये आपके पास R2 हो जाएगा, ये R3 और ये R4। तो R1 R2 का अनुपात और R3 R4 का अनुपात बराबर आ जाए तो अपन इस बीच वाले को हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है फिर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बचा, इस बीच वाले को तो हटा दिया अपन, देखो बीच वाले को हटा दो यहां से। तो अब क्लियर है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो देखो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 R2, R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहां से तो आ गया अपने पास 6 ओम। ऐसा ही होगा क्या बच्चों? और नीचे वाले भी दोनों किसमें, देखो श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 1 3, ये आपके पास 3 ओम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये ए और बी, बोलो क्लियर है बच्चों? ये बीच वाला हट गया, तो अब अपना जो संयोजन है वो बहुत आसान हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम। तो अब ये दोनों किसमें होंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/3, तो क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 3/6 यानी 1/2, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 ओम। क्लियर है बच्चों? तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया अपने पास, 2 ओम। क्लियर है बच्चों? नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध तो ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर अपन ने क्या किया, एक प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा और एक प्रतिरोध को अपन ने इस तरीके से जोड़ दिया। इसको बिंदु ए बोल दो, इसको बिंदु बी बोल दो, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप एक बैटरी से जोड़ दो। ठीक है, अब बैटरी से आप वैसे भी समझ सकते हो कि बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, सबका प्रतिरोध कितना है, R है बच्चों। तो अब आपको वही क्वेश्चन है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो चलो बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो इसको। कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपके पास, 1 2 3 4 और 5। इसको आप व्हीट स्टोन सेतु में बदल लो, तो इसको नाम दे दो C और इसको नाम दे दो D। तो व्हीट स्टोन सेतु कुछ ऐसे था क्या, इस डायग्राम को रिप्लेस कर रहा हूं मैं व्हीट स्टोन सेतु से। ये लो जी, ये व्हीट स्टोन सेतु था। ठीक है बच्चों, इसको अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, व्हीट स्टोन में ये था अपने पास A, ये था B, ये था C और ये था D। अब देखो ध्यान से,
अगर अपन सबसे पहले बात करें कि ए और डी के बीच, तो ए और डी इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है देखो, आर। ठीक है जी। फिर अपन बात करते हैं किसकी, डी और सी के बीच की। तो ये तो रहा डी और ये रहा सी, इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, आर। फिर बी से सी, बी और सी के बीच, ये देखो बी और ये सी, यहां पर भी कितना जुड़ा हुआ है, आर। यानी अपन बोल सकते हैं कि सारे प्रतिरोध कितने, आर है। बोलो इसे रिप्लेस हो रहा है क्या, देखो डायग्राम को। अपन ने बोला कि ए और डी के बीच आर जुड़ा हुआ है, फिर डी और सी के बीच में भी आर जुड़ा हुआ है, फिर बी और सी के बीच में भी आर जुड़ा हुआ है, और लास्ट में क्या बच गया, ए और बी, ये वाला बीच वाला बच गया। ठीक है जी, ये कितना है, आर है। क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब यहां से देखो सेम ये का ये डायग्राम व्हीटस्टोन से रिप्लेस हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात देखो, R1/R2, R3/R4 बराबर है क्या दोनों, अरे R/R इक्वल्स टू R/R बराबर है दोनों, यानी 1:1। तो अब अपन इस बीच वाले को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी, बीच वाले को हटा दिया अपन। अब ध्यान से देखो, ये तो दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R1 + R2 यानी 2R, और इनका भी R + R कितना हो गया, 2R। अब ये वाला 2R और ये वाला 2R, ये दोनों किसमें हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/R1 + 1/R2, तो 1/2R + 1/2R, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, 1/R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा। ठीक है, 2R एलसीएम ले लो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1/2R + 1/2R कितना बनेगा, R। तो नोट करो, क्लियर है बच्चों। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को, व्हीटस्टोन सेतु अगर अपने पास ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स संयोजन दे रखा हो, यानी समझ में नहीं आ रहा हो को करना क्या है, तो अपन व्हीटस्टोन सेतु का काम में लेते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु काम में लो सीधा, यहाँ पर ए और बी दे रखा था, बीच में अपन 2 पॉइंट ले लेते हैं, और सी और डी। ठीक है बच्चों, तो नोट करो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये ए और ये बी, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। अब इसमें प्रतिरोध कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, ये R है, ये R है, बाकी ये 2R, ये भी 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। तो वही अपने को ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से करो फटाफट। ये बीच वाले भी 2R है, करो बच्चों फटाक से जल्दी से। चलो करें शुरू। देखो ध्यान से, इसमें व्हीटस्टोन सेतु वाली कंडीशन
कहां कहां पे लग रही है, व्हीट स्टोन सेतु कहां कहां पे यूज हो रहा है। देखो ये दो प्रतिरोध, ये दो प्रतिरोध, इनके बीच में ये जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का अनुपात देख लो और इन दोनों का अनुपात, ये यदि बराबर आ जाए तो बीच वाला हट जाएगा। फिर देखो ये वाला और ये वाला और ये इनका अनुपात चेक कर लो, अगर ये बराबर आ जाएगा तो ये बीच वाला हट जाएगा। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले 2r अपॉन r, 2r अपॉन r, और ये भी कितना है 2r अपॉन r। बोलो अनुपात बराबर है क्या, बराबर है, तो ये बीच वाला हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, ये बीच वाला हट गया। ऐसे ही इसका देखो r अपॉन 2r और r अपॉन 2r, अनुपात बराबर आएगा तो ये बीच वाला भी हट गया, ये लॉजिक। अब इनको तो छोड़ दो, इनका तो कोई काम नहीं है। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इसको आसान कर लो। श्रेणी क्रम में 2r प्लस 2r कितने हो गए 4r, ये पहला प्रतिरोध 4r बन गया। ऐसे ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ऐसे ये वाले दोनों भी श्रेणी क्रम में तो 2r प्लस 2r कितने हो गए 4r हो गए। बोलो आसान हो गया, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। अब ये तीनों किसमें हो गए बच्चों, ये तीनों किसमें हो गए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल दो, बहुत आसान हो जाएगा। 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, तो 1 अपॉन r1 कितना है 4r प्लस r2 कितना है 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन r3 कितना है 1 अपॉन 4r। क्लियर है बच्चों। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 4r इंटू स्मॉल r, यही आएगा। तो यहां से देखो 4r से 4r कैंसिल, r बच जाएगा, प्लस यहां r से r कैंसिल तो 2r बनेगा, यहां 4r से 4r कैंसिल, क्या बचेगा r, तो 2r प्लस 2r, 2r प्लस 2r अपॉन 4r इंटू r, ये बचेगा। तो ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लो, तो r प्लस r अपॉन 4r इंटू r, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 1 अपॉन r इक्वलेंट के इक्वल है, तो r इक्वलेंट के इक्वल क्या आ जाएगा 2r r अपॉन r प्लस r, ये बच्चों तुल्य प्रतिरोध आ गए। तो ऐसे ही अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि अपन को प्रतिरोधों का संयोजन समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से समांतर क्रम में, तो आप व्हीट स्टोन सेतु लगाने की कोशिश करना। क्लियर है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे अपन बात करेंगे सेल की। सेल होता क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, और सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।